नमस्कार। पिछले दिनों एक दंपति से मुलाकात हुई। उनका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित था, जिसको सामान्य भाषा में ऑटिज्म बोलते हैं। तो मैंने उनसे जानना चाहा क्या कारण है कि बच्चे में ये विकार है। उनका कहना है कि अभी तक साइंस में इस तरीके का कोई भी खोज नहीं निकला है कि जिससे पता लग सके कि बच्चों में ये विकार क्यों होता है। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने फिर मेडिकल कंसल्टेंट्स उनसे बात करी, जो इस तरीके की थेरेपी देते हैं उनसे बात करी। उनका भी यही कहना था कि अभी तक इस तरीके का कोई खोज नहीं हुई है जिससे पता लग सके कि बच्चों में ये विकार क्यों आता है। चलिए पहले समझ लेते हैं कि ऑटिज्म है क्या। ऑटिज्म बच्चों के व्यवहार से संबंधित एक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर बच्चे सामान्यतः बोलना देरी से शुरू करते हैं या कई बार नहीं बोल पाते हैं, और अपनी बात को अगर बोलते भी हैं तो अपनी बात को बार बार दोहराते हैं। बोलना देर से शुरू करता है या ठीक से बोल नहीं पाता, या फिर अपनी बात को बार बार दोहराता है। नजरें मिलाने से बचता है। भावनाओं को समझने में ऐसे बच्चे को कठिनाई होती है। ऐसा बच्चा अधिकतर अकेला रहना पसंद करता है। यदि कोई ग्रुप एक्टिविटी है तो उसमें अपने आप को असहज महसूस करता है, और यदि किसी से दोस्ती हो गई जो उसे अच्छा लगा, फिर हर वक्त उसी के साथ रहने का प्रयास करता है। ऐसा बच्चा बदलाव का विरोध करता है। तेज रोशनी, तेज आवाज या कोई उसे स्पर्श कर दे तो उसे अच्छा नहीं लगता। तो तेज आवाज हो या कहीं शादी फंक्शन में कोई तेज गाने बज रहे हैं और बज रहे हैं, वो उसे बेचैन कर देते हैं। ऐसा बच्चा पंजों पर चलता है, और बहुत बार ऐसा बच्चा हाथ हिला हिला कर बात करता है। एएसडी की ही एक अलग कंडीशन हो रहा है जिसे एडीएचडी बोलते हैं। एडीएचडी में बच्चा हाइपर हो जाता है। ऐसा बच्चा क्लिम्बिंग बहुत करता है, ऊंची ऊंची जगह पर चढ़ जाता है, उसे डर नहीं लगता, और कंसंट्रेशन की कमी होती है। प्रारंभ में तो पता नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ये पता लगता है ये एक डिसऑर्डर है, सामान्य नहीं है। जब इस रोग के होने का कोई कारण उपलब्ध नहीं है तो क्या ऐसा संभव है कि बच्चे इस तरह के डिसऑर्डर के बिना ही जन्म लें, या जन्म से पहले ही उसको ठीक किया जा सके? क्योंकि जन्म के पश्चात तो बिहेवियरल इंटरवेंशन या थेरेपी से ही इसको ठीक किया जा सकता है, और वो भी पूरी तरह से नहीं। तो इसको हम ज्योतिषीय आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। हमारे ऋषियों ने इसको संतान का विकल होना कहा है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इस तरह का कोई डिसऑर्डर, विकल का मतलब संतान सामान्य बच्चों से कुछ अलग होगी। और इसके लिए उन्होंने पितृदोष कहा है, जिसके लिए राहु की स्थिति को देखा जाता है। राहु यदि केंद्र या त्रिकोण में है तो पितृदोष की स्थिति मानी जाती है। यदि राहु सूर्य के साथ है, या राहु शनि के साथ है, या राहु चंद्रमा के साथ है, तो यह भी पितृदोष की स्थिति है। और यदि यह पाप प्रभाव में है तो यह स्थिति और भी बढ़ जाती है, यानी पितृदोष की स्थिति और भी खराब हो जाती है। पितृदोष को दंपति यानी होने वाले बच्चे के माता पिता दोनों की कुंडली से देखना चाहिए। यदि पितृदोष सिर्फ माता की कुंडली में है तो ठीक है, उसका प्रभाव कम होगा। लेकिन यदि पितृदोष पिता की कुंडली में है तो उसका उपाय किया जाना चाहिए। और यदि पितृदोष माता और पिता दोनों की कुंडली में है तो स्थिति भयावह है। ऐसी स्थिति में बेबी प्लान करने से पहले कुंडली दिखाकर उसके उपाय करना चाहिए, पितृदोष की शांति का प्रयास करना चाहिए। त्र्यंबकेश्वर या काशी अगर जाना संभव हो तो वहां जाकर किसी योग्य व्यक्ति से पितृदोष की शांति करवानी चाहिए, और पितृदोष के सामान्य उपाय जो मैं अभी बता रहा हूं वो निरंतर करते रहना चाहिए। यदि कुंडली में किसी भी तरह का पितृदोष है तो उसके लिए कुछ उपाय बताता हूं। सर्वप्रथम पितृदोष की शांति करवानी चाहिए। शांति आप जहां रहते हैं वहां करवा सकते हैं, या जैसे मैंने ऊपर बताया कि आप त्र्यंबकेश्वर या काशी विश्वनाथ जाकर के पितृदोष की शांति करवा सकते हैं। पितरों के निमित्त एक घी का दिया प्रतिदिन घर की दक्षिण दिशा में अवश्य जगाएं, और पितरों से प्रार्थना करें कि हम आपके वंशज हैं, हमें संतान सुख से परिपूर्ण करें। प्रत्येक अमावस्या को खीर का दान करें, और अमावस्या को ही सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिया जलाएं। इस तरह
इन उपायों को अपनी जीवन शैली में शामिल कर आप लाभ ले सकते हैं। हमारा पुरातन ज्ञान बहुत विकसित है, इसे हम जीवन में अपनाकर बहुत लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ अब आज्ञा चाहूंगा। जय श्री राम।